हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी लिटरेरी लेसन्स। इस वीडियो में करेंगे हम एमसीक्यूज द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। इन विच मैगजीन वाज द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक फर्स्ट पब्लिश्ड? मैगजीन का नाम पूछा है। चार ऑप्शंस हमारे सामने हैं, एक करेक्ट है जिसे हमें चूज करना है। तो कौन सी वो मैगजीन है जिसके अंदर द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी? तो उसका नाम है पोइट्री ए मैगजीन ऑफ वर्स। एक्चुअली इट वाज एन इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन फाउंडेड बाय हैरियट मुनरो इन शिकागो इन 1912। हमने जो वीडियो बनाया था इस वर्क के ऊपर तो उसमें ये चीज डिस्कस की थी। तो सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए, व्हेन डिड द पोएम मेक इट्स वेरी फर्स्ट अपीयरेंस इन प्रिंट? वेरी फर्स्ट अपीयरेंस इन प्रिंट, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है हमें। हाँ, एक्चुअली ये पूछा गया है कि ये जो पोएम है ये फर्स्ट टाइम प्रिंट कब हुई थी। वेरी फर्स्ट अपीयरेंस जो होता है इसका प्रिंट के रूप में, वो कब आया था हमारे सामने? वो आया था जून 1915 में। ए इसका करेक्ट आंसर है। और जून 1915 एक्चुअली इट इज राइट इन द मिडल ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, विच इज हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट। बिकॉज जो पोएम है ना, इसका जो डीप थीम है एंजाइटी का, डिकेइंग मॉडर्न वर्ल्ड, रिजोनेटेड परफेक्टली विद द ग्रीन मूड ऑफ द इरा देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? जून 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। विच फेमस पोइट एंड क्रिटिक was instrumental in getting Prufrock published by discovering Eliot and sending the poem to the magazine's editor? कौन वो पोइट है? इन चार नेम में से एक है वो पोइट, वो क्रिटिक who was instrumental in getting Prufrock published। तो सबसे बड़ा नाम वो जो इन चार में से है वो है इजरा पॉन्ड। Ezra Pound was a massive figure in the modernist movement, famously known for his artistic motto "Make it new"। उसके लिए जाने जाते थे। He acted as a talent scout, editor आप कह सकते हो, प्रमोट करते थे। और इनकी वजह से ही टी.एस. इलियट जो है वो बहुत बड़ी हस्ती, मतलब इनका बहुत बड़ा रोल रहा है टी.एस. इलियट के इस वर्क को पब्लिश कराने में। तो इजरा पोंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए, हाउ डिड इजरा पोंड डिस्क्राइब द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक? जब इन्होंने द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक को ध्यान से स्टडी किया, समझा, तो इन्होंने एक लाइन बोली थी उसके बारे में। मतलब इन्होंने एक चीज जो है वो अपने माइंड में सेट की थी उसके बारे में। एक इमेजिनेशन जो है, या ये कहिए कि एक कॉन्सेप्ट जो उनके माइंड में आया था इस पोएम को लेकर, वो ये आया था कि द बेस्ट पोएम आई हैव येट had or seen from an American. C is the correct answer. This specific quote from Ezra Pound shows just how completely blown away he was by T.S. Eliot's talent. बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। हु वाज द एडिटर ऑफ द मैगजीन दैट फर्स्ट पब्लिश्ड द पोएम इन 1915? एडिटर का नेम पूछा है। एडिटर है हैरियट मुनरो। इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। हैरियट मुनरो वाज द फाउंडर एंड चीफ एडिटर ऑफ पोइट्री ए मैगजीन ऑफ वर्स, जो कि शिकागो बेस्ड है। The poem was later published as a title track of Eliot's first book. What was the name of this collection? And the correct answer is Prufrock and Other Observation. After the poem was published in a magazine, it became the anchor and title piece of T.S. Eliot's very first published book of poetry in 1917. और तो the title Prufrock and Other Observation है ना, it is very important because the specific word observation suggests a scientific, detached or clinical way of looking at the world. That's why the correct answer is Prufrock and Other Observations. ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच पब्लिशिंग हाउस रिलीज्ड द 1917 कलेक्शन कंटेनिंग द पोएम? पब्लिशिंग हाउस की बात हुई है, तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है द इगोइस्ट लिमिटेड। द इगोइस्ट लिमिटेड। नेक्स्ट है, व्हाट वाज टी.एस. इलियट्स ओरिजिनल टाइटल फॉर द पोएम? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं। द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक जो हम पढ़ते हैं यही टाइटल के साथ पढ़ते हैं, बट ओरिजिनल टाइटल इस पोएम का क्या था?
ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। इसका ओरिजिनल टाइटल था प्रूफ्रॉक अमंग द वीमेन। C is the correct answer. Actually, T.S. Eliot originally drafted the poem in a notebook with this working title, this one. Okay, तो correct answer क्या हुआ? C. Although first published in 1950, during which period did T.S. Eliot actually write the majority of Prufrock? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1910 से 1911. It is fascinating historical fact that T.S. Eliot wrote the vast majority of this literary masterpiece when he was just a young college student. Next, in what year? In what year was T.S. Eliot awarded the Nobel Prize in Literature? Literature में इनको नोबेल प्राइज मिला था और वो ईयर था 1948. 1948 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, which is universally considered the highest international honor a writer can receive. नेक्स्ट है वेयर डिड T.S. Eliot गेट द नेम प्रूफ्रॉक? कहाँ से मिला इनको ये नाम प्रूफ्रॉक? तो ये प्रूफ्रॉक नेम जो है ये इनको मिला था ए सेंट लुइस बिजनेस एडवर्टाइजमेंट फॉर द विलियम प्रूफ्रॉक फर्नीचर कंपनी। T.S. Eliot was born and raised in सेंट लुइस, आप जानते ही हैं, और चाइल्डहुड और अर्ली ईयर्स के अंदर एक वहाँ पे प्रोमिनेंट लोकल बिजनेस था जो विलियम प्रूफ्रॉक फर्नीचर कंपनी के नाम से था। वहाँ इन्होंने देखा और वहाँ से कहीं इन्होंने इस नाम को लिया था। Which famous poet and friend heavily edited Eliot's manuscript for the Wasteland? तो इसका करेक्ट आंसर है इज़रा पॉन्ट। C is the correct answer. Ezra Pound was not just a fellow poet, actually. He was a mentor, editor, and a massive driving force behind the entire modernist literary movement. Next question. What does the TS in T.S. Eliot stand for? देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछ लेते हैं क्योंकि अपन ध्यान नहीं देते। अपन यूजुअली टीएस इलियट ऐसे बोलते रहते तो यही याद रहता है, तो हम फुल नेम जो है ना उस पर ध्यान नहीं देते। तो इनका जो फुल नेम है टीएस इलियट में टीएस स्टैंड करता है थॉमस स्ट्रेंज के लिए। द फ्रेज लव सॉन्ग इन द टाइटल alludes to which poet's work? The correct answer is Rudyard Kipling is the correct answer. The phrase love song in Eliot's title is widely considered by literary scholars to be an ironic allusion. आप भी जाने गए, आपने इस पोएम को मेरे साथ चैनल के ऊपर पढ़ ही लिया है। तो इस पोएम को पढ़ने के बाद में ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि एक तरीके से ये आयरनिक एल्यूजन ही है। द लव सॉन्ग जो है इसके अंदर कहीं भी नहीं लगता कि ये जो है जे एल्फ्रेड का कोई लव सॉन्ग है या लव से रिलेटेड कोई भी बात है। तो ये वैसे देखिए तो ये जो टाइटल है ये रुडियार्ड किपलिंग का जो है, रुडियार्ड किपलिंग से इन्फ्लुएंस्ड है, उनके वर्क से इन्फ्लुएंस्ड है। Which literary and artistic movement is T.S. Eliot most closely associated with? कौन से लिटरेरी मूवमेंट के साथ में ये एसोसिएटेड है? वो है मॉडर्निज्म। T.S. Eliot is universally recognized as one of the founding fathers and absolute giants of the modernist literary movement. Next question है what was T.S. Eliot's day job at Lloyd's Bank for several years before he became a full-time publisher? डे टाइम में क्या जॉब करते थे वो? डे टाइम में जो उनका जॉब था वो था बैंक क्लर्क के रूप में, बैंक क्लर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस प्ले रिटन बाय टी.एस. इलियट? फोर ऑप्शंस आपके सामने। टी.एस. इलियट को आपने अगर पढ़ा है तो देखते ही ध्यान आ गया होगा, मर्डर इन द कैथेड्रल। ये इनका बहुत ही फेमस प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी जर्नल did T.S. Eliot found and edit from 1922 to 1939? फोर ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है इसमें द क्राइटेरियन। It was a highly prestigious British literary magazine founded by T.S. Eliot in 1922 to 1939. What was the title of the notebook where Eliot originally drafted the poem? नोटबुक के बारे में पूछा है। What was the title of the notebook जहाँ पे इलियट ओरिजिनली ड्राफ्ट करते थे ना पोएम्स को, उसका नाम पूछा है। उसका नाम है इन्वेंशंस ऑफ द मार्च हायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू टी.एस. Eliot's famous essay Tradition and the Individual Talent, what is his core argument regarding emotion in poetry? एक्चुअली यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है ना इस पर्टिकुलर फेमस ऐसे में, वो है कि पोइट्री इज एन एस्केप फ्रॉम इमोशन एंड पर्सनैलिटी। जब आप इसे पढ़ेंगे समझेंगे तो आप जानेंगे इसके अंदर पोइट्री के बारे में कहा गया है कि इट इज एन एस्केप फ्रॉम इमोशन एंड पर्सनैलिटी। In this highly influential 1919 critical essay, this is the core argument regarding emotions in poetry. Next question है, which four-part poem written over several years is often considered Eliot's masterpiece of philosophical and religious meditation? तो क्वेश्चन ये जो है इसका करेक्ट आंसर है हमारा 4 quartets. A is the correct answer. Next है, what was the name of the British publishing house? British publishing house जहाँ पे Eliot served as a director, helping to launch the careers of many young poets. Correct answer है Faber and Faber. Next, what is the primary theme of the love song of J. Alfred Prufrock? इसका primary theme क्या था? इसका primary theme था paralysis and indecision. Next है, to what does Prufrock compare the evening sky in the opening lines? The correct answer is a patient atheist upon a table. Next question देखिए, question number 25. Who are the women in the room talking about as they come and go? किसके बारे में बात कर रही हैं वो? माइकल एंजेलो के बारे में बात कर रही हैं वो। इस पोएम के अंदर प्रूफ्रोक रिपीटेडली मेंशन करते हैं बार बार, इन द रूम द वीमेन कम एंड गो, टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। ये जो कपलेट है ये बार बार आता है और इनके बारे में जिक्र होता है, और ये बहुत ही फेमस कोई आर्टिस्ट है, क्रिएटिव आर्टिस्ट है जिनके बारे में जिक्र हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कलर इज द फोग? फोग के कौन से कलर के बारे में बात हो रही है? रब्स इट्स बैक अपॉन द विंडो पिंस, इस लाइन के अंदर बात करते हैं ना, तो येलो, येलो की बात हो रही है, येलो फोग। नेक्स्ट है, with what item does Prufrock say he has measured out his life? कौन से आइटम के साथ में प्रूफ्रॉक जो है वो बताते हैं, अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं कि वो अपनी लाइफ को मतलब मेजर कर रहे हैं किस चीज के थ्रू? कॉफी स्पून्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which animals movement are used as a metaphor to describe the yellow fog? तो cat, अब मेरे पोएम के अंदर बताया भी है, a cat is the correct answer. Prufrock says there will be time to prepare a face to meet what? क्या कहना चाहते हैं वो? The faces that you meet. The faces that you meet. Prufrock notes that there will be time, there will be time बोलते हैं ना, to prepare a face to meet the face that you meet. ये जो लाइन है ना, ये profound commentary है on the artificiality and intense fakeness of modern social interaction. तो Prufrock समझते हैं that in his polite upper middle class world nobody is ever truly genuine. Next question, to which biblical figure who was brought back from the dead does Prufrock compare his potential confession? किसका जिक्र हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बात हो रही है लेजरस की। बी इज द करेक्ट आंसर। वो बोलते हैं ना इसके अंदर, Prufrock himself finally speaking his mind and saying, I am Lazarus come from the dead. Next question, what does Prufrock claim he is not? He is not. Instead, seeing himself as an attendant lord. इसकी बात करते हैं, वो शेक्सपियर के एक कैरेक्टर का जिक्र करते हैं, बहुत ही फेमस कैरेक्टर, प्रिंस हैमलेट। नेक्स्ट है, व्हाट फूड डज प्रूफ्रॉक वंडर इफ ही डेयर्स टू ईट इन हिज ओल्ड एज? तो वो इन चार में से पीच का जिक्र करते हैं, अ पीच टुवर्ड द एंड ऑफ द पोएम।
प्रूफ इमेजिन करते हैं अपने आप को कि वो बूढ़े हो रहे हैं, तो पीच का जिक्र करते हैं कि डू आई डेयर टू ईट अ पीच। Where does Prufrock imagine the lonely man in shirt sleeves leaning out of? The correct answer is windows. Prufrock describes walking through the grimy city street and observing the smoke that rises from the pipes of lonely man in shirt sleeves. लाइन आती है ना एक, तो यहाँ किस चीज की बात हो रही है? विंडोज की। What physical insecurity does Prufrock constantly worry people will notice? हम बात करते हैं कि मेरा जो गंजा सर है शायद उसी को लोग नोटिस कर लें। बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो हम 4 ऑप्शंस देख रहे हैं उनके अंदर जो करेक्ट है वो है हिज बाल्ड स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है What kind of creature does Prufrock wish he could have been? किस तरीके का क्रिएचर Prufrock विश करते हैं कि he could have been? Scuttling across silent sea. किस चीज की बात करें? वो कहते हैं a pair of red gloves. Next, what type of clothing? What type of clothing does Prufrock imagine wearing rolled at the bottom as he grow old? किस तरह के अटायर की बात हो रही है, किस तरह के क्लोथ्स की बात हो रही है? तो वो कहते हैं white flannel trousers. Next, what brings Prufrock's underwater fantasy to a tragic end in the final lines? The correct answer is human voices waking him. D is the correct answer. At the very end of the poem, Prufrock escapes entirely into a beauty mythical dreams world. तो तब वो इमेजिन करते हैं अपने आप को लिंगरिंग इन द मैजिकल चैम्बर्स ऑफ द सी, सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल सी गर्ल, जैसे मरमेड वगैरह जो होती हैं, इसके लिए। What literary term best describes the quote, I have seen my head grown slightly bald, brought in upon a platter? एल्यूजन है यहाँ पे, बिकॉज ये बिब्लिकल एल्यूजन है। और इसके अंदर ये जो स्टोरी है ना, ये है स्टोरी जोन द बैप्टिस्ट की। What poetic device is used in the phrase before the talking of a toast and tea? इसमें जिक्र होता है before the talking of a toast and tea, तो यहाँ आता है alliteration. नेक्स्ट है Prufrock questions whether he should dare disturb what? वो जो बार बार क्वेश्चन करते हैं अपने आप से, तो यहाँ लाइन के अंदर एक वर्ड और आता है डेयर डिस्टर्ब। यहाँ एक और वर्ड आता है, इनमें से कौन सा आता है? द साइलेंट सी, द स्लीपिंग पेशेंट, द यूनिवर्स या द आफ्टरनून टी? तो वो कहते हैं डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स। डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, इस तरह से बोलते हैं। What do the murdering retreats of the city street lead Prufrock toward? The correct answer is an overwhelming question. He is the correct answer. At the very beginning of the poem, ये बात आती है। What does the eternal footman? Eternal footman पोएम के अंदर किसको बताया गया है? एटर्नल फुटमैन किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है ये डेथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है When Prufrock mentions eyes that fix you in a formulated phrase, what is his primary fear? एक्चुअली उनका जो प्राइमरी फियर वो है कि वो जज किए जाएंगे लोगों के द्वारा, तो बीइंग जज्ड एंड परमानेंटली लेबल्ड बाय सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिस्ट्रैक्ट्स Prufrock फ्रॉम हिज पर्पस व्हेन ही ऑब्जर्व्स द वीमेन्स आर्म? कैसे वो जो है डिस्ट्रैक्ट होते हैं Prufrock? द लाइट ब्राउन हेयर एंड परफ्यूम, बहुत ही सिली सी बात होती है, लाइट ब्राउन हेयर एंड परफ्यूम। Prufrock spends a lot of time रोमांटिसाइजिंग द वीमेन्स ही सीज फ्रॉम अ डिस्टेंस। इमेजिन करता है उनकी ब्यूटीफुल एलिगेंट बियर आर्म्स को, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रेसलेट से है हाथ, और मतलब उनके भरे हुए टेबल के ऊपर रखे हुए हैं। हाउएवर व्हेन ही एक्चुअली गेट्स क्लोज टू ए वुमन, रियलिटी कंप्लीटली शैटर्स हिज रोमांटिक आइडियलाइज्ड फैंटेसी। उसके अंदर वो देखते हैं कि दूर से तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथ जो है वो इस तरह से खूबसूरत है, जब नजदीक आकर देखते हैं तो देखते हैं कि हाथों के ऊपर ब्राउन हेयर जो है वो उगे हुए हैं। कुछ मतलब इस तरीके का जिक्र होता है। आई हैव हर्ड द मरमेड सिंगिंग ईच टू ईच, व्हाट डज Prufrock conclude right after this? He does not think they will sing to him. Next, what does the phrase "spipe out all the but ends of my days and days" suggest about Prufrock's view of his life? Prufrock's view of his life.
ये जो फ्रेज है इसको जब अपन पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है, प्रूफ्रोक का क्या व्यू है अपनी लाइफ के लिए। ही व्यूज एक्चुअली कि उसका जो पास्ट है ना एज वर्थलेस एंड डिस्कार्डेड लाइक यूज सिगरेट। तो उसका जो पास्ट है वो बिल्कुल यूजलेस रहा है। In the context of the poem, the phrase "do I dare" is repeated to emphasize what psychological state? कौन से साइकोलॉजिकल स्टेट को यहाँ पे वो दिखा रहा है? तो सिंपल सी बात है, इंटेंस ब्रेवरी तो हो ही नहीं सकती। डू आई डेयर बोलते हैं और फिर टाल देते हैं बात को। जब हम पोएम पढ़ते हैं तो समझ में आता है अच्छे से कि ब्रेवरी है नहीं, डीप डिजायर है नहीं, जॉयफुल एंटिसिपेशन है नहीं, क्रिपलिंग एंजाइटी और हेजिटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what instrument does Prufrock imagine could throw his nerves in pattern on his screen? The correct answer is a magic lantern. How are the streets described in the opening stanza of the poem? Streets कैसी बताई गई है opening poem के अंदर? Following like a tedious argument of insidious intent. टी.एस. एलियट ने इमिडिएटली डिस्ट्रॉय किया है ट्रेडिशनल प्रिटी इमेजरी जो रोमांटिक पोइट्री के अंदर होती है ना, उससे बिल्कुल अपोजिट बताया है। टू व्हाट स्पेसिफिक बिब्लिकल फिगर डज प्रूफ्रोक इनडायरेक्टली कंपेयर हिमसेल्फ? ये आपको बताया भी था कि एक बिब्लिकल एल्यूजन जो है यूज किया है इन्होंने, और कौन सा है वो? जॉन द बैप्टिस्ट है। प्रूफ्रोक ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिब्लिकल एल्यूजन यूज किया है व्हेन ही सेज ही हैज सीन हिज हेड ग्रोन स्लाइटली बाल्ड ब्रोट इन अपॉन ए प्लेटर। तो यहाँ पे वो रेफर कर रहे हैं डायरेक्टली टू द स्टोरी ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट। तो 50 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो जल्दी से जल्दी आपके लिए अवेलेबल होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन